और अब बजाते हैं ये हार्ट शेप ड्रम। यकीनन इसकी आवाज थोड़ी अलग थी। और अब बारी है स्टार शेप्ड ड्रम की। जब हमने उन तीनों छोटे छोटे ड्रमों के पैटर्न्स को सुपर इम्पोज किया तब हमें दिखा कि वो एक जैसे नहीं है, सबके पैटर्न्स अलग अलग हैं। इसी तरह से हम एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर की मदद से ब्रह्मांड की अलग अलग आवाजों को देखकर ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की शेप कैसी है। ग्लेन के एनालिसिस में इतनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है कि इन्हें लगता है कि सही जवाब पाने में शायद कई साल लग जाए। अगर हमें जॉन पियर का डोडेकाहीड्रन मिल गया तो हमें बहुत खुशी होगी। वो वैसा ही होगा जैसे ये पता लगने पर हुआ था कि पृथ्वी फ्लैट नहीं गोल है। मगर ये साइंटिस्ट तो इस बड़े सवाल का जवाब पाने के लिए डेटा मिलने का भी इंतजार नहीं करना चाहते। एंडी ऑलब्रेक्ट यूसी डेविस में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। ये दावे से कह सकते हैं कि ब्रह्मांड फाइनाइट है। ये तो ये भी मानते हैं कि इन्होंने इसके साइज का अंदाजा लगा लिया है। एंडी ने बिग बैंग के बाद के पलों की स्टडी की जब ब्रह्मांड एनर्जी का एक बेतरतीब गोला था। अचानक ही इन्फ्लेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। उसने ब्रह्मांड को बड़ी तेजी से फुलाना शुरू किया और वो करीब 1,00,000 गुना बड़ा हो गया। सेकंड के कुछ ही भाग बाद सारा स्पेस और मैटर फैल गया। ज्यादातर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वो इन्फ्लेशन आज भी हो रहा है। जब हम इन्फ्लेशन के तरीके के बारे में सोचते हैं तो उससे लगता है कि हमारा ब्रह्मांड इन्फिनिट है। इन्फ्लेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। मैंने जब इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचा कि उस इन्फिनिटी का मतलब क्या है तो मुझे यही लगा कि शायद उसका कोई मतलब नहीं है। फिर एंडी ने एक नई थियरी इन्फ्लेशन विदाउट इन्फिनिटीज पर काम करना शुरू कर दिया। इसका दिमाग चकरा देने वाले मैथमेटिक्स हमारे आज के ब्रह्मांड के बनने के पहले के फिजिक्स के नियमों को डील कर रहा था, मगर उसके कोर में आकर सब कुछ बुलबुले में बदल गया। एक रैंडम प्रोसेस से वो बुलबुला बना जो आज हमारा ब्रह्मांड है। अब मैं भी उसी रैंडम प्रोसेस से बुलबुले बना रहा हूं। इन्फ्लेशन का ट्रेडिशनल नजरिया तो यही है कि बुलबुला लगातार फूलता ही जाएगा, मगर एंडी ने किंडरगार्टन में जो सबक सीखे थे उनसे ये जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। एक हद तक फूलने के बाद बुलबुले फट जाते हैं। एंडी मानते हैं कि इन्फ्लेशन भी उस वक्त रुक गया होगा जब ब्रह्मांड एक खास साइज तक पहुंच गया था, और इनकी ये पायोनियरिंग थियरी उस साइज के बारे में बताती है। ब्रह्मांड उस साइज से करीब 20% बड़ा है जो आज हम देख रहे हैं। जब मैंने इन आइडियाज पर पहली बार सोचना शुरू किया तब लगा कि इन्फिनिटी से इतनी छोटी चीज तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल काम है। उस चीज तक जो बहुत कम बड़ी है उससे सिर्फ 20% ही बड़ी है जिसे हम आज अपने चारों ओर देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन अगर एंडी की नई थियरी सही है और वाकई इन्फ्लेशन लगातार नहीं हो रहा तो जाहिर है कि हमारा ब्रह्मांड कुछ ऐसा नजर आएगा, एक बड़ा सा बुलबुला जिसके चारों ओर ढेर सारे छोटे छोटे बुलबुले हैं। ज्यादातर कॉस्मोलॉजिस्ट तो यही मानते हैं कि हमें नजर आने वाले ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के बराबरी से फैलने की वजह इन्फ्लेशन ही है, मगर ब्रह्मांड में कई जगहें ऐसी भी होंगी जहां कभी इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं। अगर उनका पता लगा लिया तो आप ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाने वाले पहले शख्स होंगे। रात के आसमान में तो लाइट का ये डांस जाने कब से चल रहा है। इसने इंसानों को हजारों साल तक आकर्षित किया और उनसे ही देवता बने, मिथ बनी और फिर साइंस भी बना। लेकिन अब हमें आसमान के कुछ अनोखे मूवमेंट्स के हिंट्स भी मिलने लगे। अगर उनका पता कर लिया जाए तो वो इस बात के पुख्ता सबूत होंगे कि ब्रह्मांड का छोर है। साशा कैशलिंस्की नासा के एस्ट्रोनॉमर हैं। इनका दावा है कि इन्हें आसमान में मूवमेंट का एक बड़ा ही अनोखा पैटर्न मिला, और वो इतना अनोखा है कि वो भी ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को उसी तरह से बदल देगा जैसे कभी बिग बैंग ने बदला था।
हम अभी इस ग्लेंडेल में हैं, जो नासा के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के करीब है, और हम यहाँ पर बिग बैंग देखने आए हैं। चलिए पहले यही करते हैं। आप भी देख सकते हैं कि सारी गेंदें अपने म्यूचुअल सेंटर से दूर चली गई। आज जब एस्ट्रोनॉमिस्ट्स रात के आसमान को देखते हैं तो उन्हें एक एक्सप्लोसिव शुरुआत के बाद गैलेक्सीज का चारों ओर बराबरी से फैलना नजर आता है। मगर साशा ये पता लगाना चाहते हैं कि ये गैलेक्सीज कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, ताकि इन्हें पता लग सके कि कोई सटल डिविएशन तो नहीं है। इन्होंने इसके लिए उसका इस्तेमाल किया जो तभी होता है जब गैलेक्सीज के झुंड आपस में टकराते हैं। उनके चारों ओर की गैसें करोड़ों डिग्री पर गर्म हो जाती हैं, और जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की लाइट उन गर्म गैसों से गुजरती है तो वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाती है। उसमें कितना बदलाव आता है ये डिपेंड करता है इस बात पर कि गैसें और उसके बीच की गैलेक्सीज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। मगर वो बदलाव बहुत छोटा होता है और बैकग्राउंड के शोर में पूरी तरह से दब जाता है। उन गैलेक्सीज के हर अलग अलग झुंड के लिए ये मात्रा बहुत ही कम है, और वो उस शोर के नीचे दब भी जाता है। अगर वो झुंड काफी बड़ा हो तो वो दबाव शोर को दबा भी सकता है, मगर ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल काम है। साशा ने बड़ी बारीकी से गैलेक्सी के झुंड की एक लिस्ट बनाई और मदद ली एक ऑर्बिटिंग एक्सरे टेलीस्कोप की। इन्होंने जमीन पर लगे टेलीस्कोप से उनकी सही जगह का पता लगाया और फिर इन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के साथ लाइन अप किया। जब हमने पहली बार वो नतीजे देखे तो हम भी चौंक गए। हमें इतनी हैरानी हुई कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। हमने 1 साल से ज्यादा वक्त उन डेटा की जांच की, हर बात को चेक किया, क्योंकि वो बात हमारी समझ में आ ही नहीं रही थी। साशा के डेटा से जो पता लगा वो यकीन के काबिल ही नहीं था। हर गैलेक्सी का झुंड वो आसमान में चाहे जहां भी था, ब्रह्मांड में एक ही तरफ बढ़ा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक रहस्यमय अट्रैक्टर की ओर खींचे जा रहे हैं, नजर आने वाले छोर के पार। उन्होंने उसे डार्क फ्लो कहा। हमने उसे डार्क फ्लो कहा क्योंकि ब्रह्मांड में मैटर की जो मात्रा हम जानते हैं उससे तो वो मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर साशा को वो चीज नहीं दिखी जो गैलेक्सीज को एक तरफ खींच रही थी, तो फिर वो आखिर कैसे हो रहा था? इसका जवाब शायद ब्रह्मांड का छोर है। अगर आप दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं तो पहले तो आपको यही लगेगा कि दुनिया फ्लैट है, क्योंकि आप वही देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे ज्यादा दूर से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि आप जो देख रहे थे दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। जब से आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड की बात की है, तभी से कॉस्मोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि वो एक पुटिंग ग्रीन जैसा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर डार्क फ्लो शायद ये बता रहा है कि हमारा ब्रह्मांड एक फाइनाइट स्पेस है, अजीबोगरीब इलाकों से घिरा हुआ। मतलब ये बिग बैंग भी एक फ्लैट सरफेस पर हुआ था। तो आइए अब हम दुनिया के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये गेंदें बिखर तो गई हैं, मगर इन्हें एक और वेलोसिटी मिली है जो सतह की ढलान से जुड़ी है। वो सारी गेंदें एक साथ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से दुनिया के इस हिस्से में ढलान की ओर बढ़ी। साशा की गैलेक्सीज के ब्रह्मांड में एक तरफ होने वाले इस कलेक्टिव सिस्टमैटिक मूवमेंट वाली खोज ने कॉस्मोलॉजी को दंग कर दिया था, और कुछ साइंटिस्ट ने तो इसे मानने से ही इनकार कर दिया था। मगर ये मोहतरमा मानती हैं कि डार्क फ्लो तो होना ही था, और इनके आइडियाज तो साशा के आइडियाज से भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ये मानती हैं कि इनके पास इस बात के सबूत हैं कि एक दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड की ओर आ रहा है और उसे छूने लगा है।